हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, या फिर अगर हम बात करें नवंबर 2020 का सॉल्यूशन, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, सो दैट आपको 2021 के अंदर जब आप अपीयर करते हैं फॉर एनटीए नेट, तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो आज इसका पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एनटीए नेट ने क्वेश्चन पूछे थे इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट विद इट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, लाइक शेयर जरूर करें, और कहीं भी कोई डाउट आता है देन यू कैन कमेंट ऑल्सो, और यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, सो दैट अगर कोई भी अपडेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। और उसके साथ साथ जो भी एग्जाम नजदीक आएगा, बेसिस ऑन द एग्जाम मैं उसी के रिगार्डिंग आपके साथ नोट शेयर करूंगी। दूसरी चीज, ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं विद आंसर की, मैं यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप इसके फाइल सेक्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एनटीए नेट ने जो क्वेश्चन पूछे थे हमारे, कल हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने काफी क्वेश्चंस को। आज भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को पेशेंसली आपने लास्ट तक सुनना है, देखना है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। सो क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है ये। अ कंपनी हैज ए चॉइस ऑफ 2 लैंग्वेज दैट इज L1 एंड L2। 2 लैंग्वेज को क्या करना है, डेवलप करना है फॉर देयर क्लाइंट। ओके, number of LOC required to develop an application in L2 is thrice the LOC in language L1। L1 का क्या है, थ्राइस है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपने क्या करना है, जो जो एग्जामिनर आपको वैल्यूज देता है उस चीज को आपने क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। तो LOC एक लैंग्वेज क्या दे रखी है, L1 दे रखी है, एक क्या दे रखी है, L2 दे रखी है। और यहाँ क्या बोला है एग्जामिनर ने, डेवलप एन एप्लीकेशन इन L2। जो L2 है वो क्या है, थ्राइस है। लेट सपोज अगर L1 मेरा X है, देन L2 मेरा क्या होगा, थ्राइस ऑफ L1। आई होप सिंपल मैथमेटिकल पॉइंट है कि ये इसका क्या है, 3 गुना दे रखा है, ठीक है जी। अब उसके बाद एग्जामिनर ने दिया है कि सॉफ्टवेयर हैज टू मेंटेन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। टाइमिंग क्या दे रखी है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की, नेक्स्ट 10 ईयर के लिए क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। अब उसके अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं 2 लैंग्वेजेस के, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट है। पैरामीटर क्या है, मैन ईयर नीडेड, कि कितने मैन की रिक्वायरमेंट है। L1 में 1000 के लिए, L2 के लिए भी 1000 के लिए। दिस इज LOC। डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी 70,000 है और इसकी 90,000। cost of maintenance per year 1 lakh and another is 40,000। total cost of project schedule, cost of development and maintenance, what is the LOC for L1 for which cost of developing the software with both language must be same। इसने क्या पूछा है कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने L1 को क्या माना है, x, तो L1 की कॉस्ट आपको क्या है, निकालनी है। ओके जी। अब मैंने ये पॉइंट आपको बताया है, अगर L1 x वैल्यू लेता है, x इसके अंदर डेवलपमेंट का टाइम या फिर कॉस्ट लेता है, तो L2 क्या लेगा, इसका 3 गुना। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हुए। और कितने टाइम के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट रखनी है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। और ये सारा डाटा एग्जामिनर ने आपको दिया है। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा कि L1 को लेट सपोज आपने क्या लिया है, x लिया है, तो इसकी मैन पर ईयर, जो मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट क्या होगा, x बाय 1000। ओके, x बाय 1000 इंटू 70,000 इज द डेवलपमेंट कॉस्ट, प्लस कितने ईयर्स के लिए, 10 के लिए। कितनी कॉस्ट है पर ईयर, 1 लाख। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
कि पर ईयर कितना है, 1 लाख है। अगर पर ईयर 1 लाख है तो 10 ईयर के लिए कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1 लाख। सेम सिनेरियो ये क्या था, LOC2 मेरा थ्राइस था, तो इसके लिए जो कॉस्ट है वो भी क्या है, 1000 है, मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट। देन उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी क्या है, 90,000। ओके जी। उसके बाद प्लस कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, और 1 साल की कॉस्ट क्या है इसकी, 40,000। आई होप यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या, 70x प्लस यहाँ क्या बचा, 10 लाख। ठीक है, ऑलरेडी 3 और 2 5, 3 और 2 5 एंड 1 0, सेम 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 270x प्लस 4 लाख। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ वैल्यू क्या आई, 4 लाख। नाउ थिंग इज, आपको पता है जब 270 में से आप 70 अगर x की वैल्यू एक साइड लेके जाएंगे और नॉर्मल वैल्यूज एक साइड, तो 270 माइनस जब आप 70 करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 200x। ओके, और इधर जब मैं 10 लाख में से 40 को माइनस करूंगी, 10 माइनस 40, तो टोटल मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 6 लाख रहेगा। ठीक है, 6 लाख रहेगा। कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से यहाँ पे कैंसिल किया, वैल्यू क्या आई मेरी, 3000। तो दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वी हैव x इक्वल्स टू 3000। सो आंसर में क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है सिर्फ आपको किसकी निकालनी है, LOC फॉर L1, मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 3000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन केस अगर आपसे पूछता कि वैल्यू ऑफ 2 और LOC ऑफ 2 क्या होगा, तो आपके पास क्या आ जाता, 3x, 3 इंटू 3000, बिकॉज इट इज थ्राइस ऑफ x। तो आंसर क्या आ जाता आपका, 9000। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बना, 3 ऑप्शन, 3000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था जो NTA नेट ने आपसे पूछा था। अब उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, ये आपके पास क्या दे रखे हैं, कुछ पेजेस दिए गए हैं। फिजिकल मेमोरी का साइज क्या दे रखा है आपके पास, 3 दे रखा है। पेज रेफरेंस टेबल के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर आपके पास P और Q मान लिया उसको, और एक को आपने FIFO से करना है सेम स्ट्रीम को, और एक बार आपने LRU से करना है। तो कौन सी किसके अंदर कितने पेज फॉल्ट अक्कर करते हैं, अगर आप साइज क्या यूज करो, 3 पेज फ्रेम का यूज करते हैं, तो कौन सी एल्गोरिथम से कितने पेज फ्रेम पेज फॉल्ट अक्कर करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं निकालती हूँ FIFO से। FIFO से मेरे पास स्ट्रीम क्या है, ABCDEA, इस तरीके से। FIFO का मतलब क्या है, जो भी फर्स्ट आएगा वही फर्स्टली क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस कॉन्सेप्ट पे मैं क्या करूंगी, अपनी FIFO की जो पेज टेबल है, एल्गोरिदम होती है पेजिंग की, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगी। मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने हैं, 3। सो दैट मैंने A को कर दिया, एक फॉल्ट मेरा आ गया। नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या करूंगी, A, उसके बाद क्या आ जाएगा, B, देन उसके बाद क्या है, A B C, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा D है। अब ये देखिए यहां तक तो मेरा ठीक था कि 3 पेज फॉल्ट मेरे पास आ चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि भी आप यहां से आउट किसको करेंगे, तो आप यहां से आउट किसको करेंगे, जो पहले आया था आपके पास, पहले कौन आया था, A आया था मेरे पास। फर्स्ट अगर इन हुआ है तो पहले इसी को आउट करोगे, और आपने D डालना है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, बाकी 2 क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब फिर से D के बाद मेरे पास क्या आया, A आया। अब उसके बाद आया था B, इसकी जगह रिप्लेस कर दो, बाकी 2 को क्या कर दोगे, एज इट इज। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, अब A के बाद फिर से क्या आ गया आपके पास, B आ गया, B आ गया, फिर C की जगह रिप्लेस कर दोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B, A और D क्या रहेंगे मेरे, एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट B के बाद क्या आया है, E आया है।
अब यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे आप, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे डी को, क्योंकि अगर मैं लिस्ट में देखूं, लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन आया था, डी आया था। फर्स्ट जो आएगा वही पहले क्या होगा, जो कि पेज फ्रेम के अंदर है हमारे पास स्ट्रिंग, उसको आउट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई, और ए और बी मेरा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अनदर, उसके बाद मेरे पास ई के बाद फिर से क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ए आ गया जो कि ऑलरेडी मेरा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, पेज मेरा यहाँ पे क्या है, हिट है। ठीक है, अब बी आ गया, बी भी मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मेरा हिट कर गया। अब नेक्स्ट है सी, सी मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, रिप्लेस करूंगी। और रिप्लेस में किसको करूंगी, फर्स्टली कौन आया था, ए आया था यहाँ पे, तो यहाँ मैं किसको रिप्लेस कर दूंगी, सी, ई और बी। ठीक है, ए को रिप्लेस कर दिया, बाकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, एज इट इज। नाउ डी, डी मेरे पास है इसमें लिस्ट में, नो मेरे पास डी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाए, ई और सी एज इट इज, और बी की जगह क्या कर देंगे हम, चेंज। ओके, आफ्टर दैट ई, इट मीन्स मेरा यहाँ पे क्या हो गया, पेज हिट, क्योंकि ये क्या है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बी पूछा है, बी करता है, नो बी नहीं करता। ई को निकाल दो, सबसे पहले कौन आया था, ई आया था, तो यहाँ पर भी मेरा पेज फॉल्ट हो गया। अब उसके बाद बी के बाद फिर से क्या आया, ए आया, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बी, सी को ए की जगह रिप्लेस किया, और ये मेरे पास क्या आ गए, पेज फॉल्ट। देन उसके बाद लास्ट में क्या है, बी है, यहाँ भी मेरा क्या हो गया, पेज हिट हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मुझे मेमोरी के अंदर मिल जाता है उसको बोलते हैं पेज हिट, नहीं मिलता उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट मेरे पास कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मेरे पास अगर फीफो से मैं बात करूं, पेज फॉल्ट कितना आया, 11 आया। अब आपको पता है फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फीफो। तो ऑप्शन मेरा बी और सी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ मेरे पास बचा 50-50 कि या तो मेरा ऑप्शन 1 होगा या मेरा ऑप्शन क्या होगा, 4। तो इसलिए आपको लीस्ट रिप्लेसमेंट भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर लीस्ट रिप्लेसमेंट की बात करूं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब जो सबसे कम यूज हुआ है, रिसेंट पेज फ्रेम के अंदर जो सबसे कम यूज हुआ है, वो क्या होगा, मेरा रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाएगा। देखिए स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को ऐसे ही हम डालेंगे जैसे हमने डाला था, ए बी सी। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आएगा ए बी सी। तो ये मेरा आ गया, ए भी डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया। अब मेरे पास क्या आया, डी आया। अब डी के लिए मैं किसको रिप्लेस करूंगी, जो मैं रिसेंटली, रिसेंट का मतलब जो पास्ट में सबसे कम यूज हुआ है, वो क्या है, वो जो सबसे पहले यूज हुआ है उसको मैं क्या करूंगी, रिप्लेस करूंगी। तो सबसे ज्यादा दूरी पे कौन था, ए है। ठीक है, लीस्ट जो रिसेंटली यूज हुआ है वो क्या है, सी भी अभी अभी यूज हुआ था, बी उससे पहले यूज हुआ है, तो सबसे लेट तो कौन यूज हुआ था, ए। अगर मैं पास्ट की बात करूं, इसमें हम पास्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो दैट यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम, डी, बी और सी क्या रहेगा, एज इट इज। उसके बाद फिर से मेरा ए आ गया, ए के बाद अगर मैं रिप्लेस करूंगी, फिर मेरा रिसेंटली यूज कौन सा है, बी, तो क्या आ जाएगा, डी ए सी। उसके बाद रिसेंटली क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या आया है, बी आया है, तो अब सी को करूंगी मैं रिप्लेस, क्योंकि लीस्ट रिसेंटली क्या था मेरा, डी था। ओके, ये तीनों मेरे फ्रेम हैं, यहाँ मैंने इसको एज ए फ्रेम शो नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना कि ये क्या है, आपके पेज फ्रेम। उसके बाद आता है ई, ई मेरा कहाँ पे रिप्लेस होगा, फिर से ये देखिए लिस्ट रिसेंटली क्या है, पास्ट में, बी भी जस्ट हमने चेंज किया है। ठीक है, और उसके बाद ए भी है मेरा यूज में, सबसे जो लास्ट है रिसेंटली अगर मैं बात करूं, वो मेरा क्या है, डी, बी आएगा, सॉरी बी अभी हमने किया था, तो अभी मेरा क्या है, बी है, डी ए बी। ओके, डी ए बी,
इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। बी के बाद क्या आता है, ई आता है। अब लीस्ट रिसेंटली यूज मेरा क्या रहेगा, डी रहेगा। ई ए बी क्या रह जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद ए है, पेज क्या हो गया मेरा, हिट हो गया। उसके बाद बी है, यहाँ भी हिट हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या आया, सी आया। सी है तो लीस्ट रिसेंटली यूज मेरा क्या बन गया, ई था, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज सी मैंने यूज कर लिया। अब आया मेरा डी। अब डी किसकी जगह रिप्लेस करूंगी, लीस्ट रिसेंटली क्या है मेरा, ए है, तो क्या आ जाएगा, सी डी बी। अब फिर से नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ई है, तो लीस्ट रिसेंटली क्या है मेरा, यहाँ पे बी रहेगा, सी डी ई आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ई मेरा ऑलरेडी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अभी मैंने क्या किया है, ई मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यहाँ पे पेज क्या हो गया, हिट हो गया। बी को मैंने रिप्लेस करना है, बी को रिप्लेस करेंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज है मेरा सी, तो बी टी ई क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इज बी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा बी। बी ऑलरेडी मेरा क्या है, पेज फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉरी, ए, बी के बाद क्या है, ए है, तो ए को मैं रिप्लेस करूंगी इसके साथ, लीस्ट रिसेंटली के साथ। तो लीस्ट रिसेंटली मेरा क्या है, डी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए, और यहाँ बन गया मेरा ई। लास्ट जो स्ट्रिंग है वो क्या है मेरे पास, बी, जो कि ऑलरेडी मेरे पेज फ्रेम में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, पेज हिट हो गया। तो टोटल नंबर पेज फॉल्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये 12 हुए हैं। आई अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी 12। आई थिंक कहीं पे मिसिंग हुआ है कि हमने कोई दो वैल्यूज बार बार लिख दी हैं, सो दैट हमारा यहाँ पे, अदरवाइज प्रोसेस हमारा यही रहेगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 11 और 12। ओके, तो ये भी सेम हमारा एनटीए नेट का क्वेश्चन था, जो कि जिसमें पूछा गया था कि भी दोनों मेरे पास क्या रहेंगे। अनदर इज, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इस तरीके का प्रोग्राम हर साल आता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, हर साल 101% ये क्वेश्चन आया है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाते हैं। ओके, तो कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं आज मैं वो आपको बताऊंगी बड़ा सिंपल तरीके से। देखिए, इसने बोला है CLA, एक्यूमुलेटर को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर कर दिया। जब 210 पे आता है तो क्लियर क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर कर दिया। ठीक है जी। जब 211 पे आया, इसने बोला ऐड 217। 217 पे जो इंस्ट्रक्शन है, 217 पे कौन सी इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3 4 H, इसको क्या करना है, ऐड करना है। 1 2 3 4, H का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल। ऐड किसके साथ करना है वो भी हमें आगे बताएगा, अभी के लिए उस पे क्या परफॉर्म करना है हमने, ऐड ऑपरेशन। तो इसको आप क्या कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 1 को क्या लिख सकते हैं, 001, 2 को 0010, 00113 के लिए, और 01014 के लिए। ठीक है। अब बोलता है 212 पे जब एड्रेस पे जाता है, बोलता है इंक्रीमेंट कर दो। मीन जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको मैं क्या करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी। इंक्रीमेंट का मतलब 1 + 1 0, यहाँ आ गया 1, और बाकी सारा क्या रहेगा, एज इट इज। क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक वैल्यू का क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट। यहाँ तक क्लियर आपको। ये मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, यहाँ पे क्लियर किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड किया। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, इंक्रीमेंट कर दिया। ओके। फोर्थ में बोलता है स्टोर 217। ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरी, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं क्या करूंगी, स्टोर करूंगी। ठीक है, स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। और 217 में क्या है मेरा, जो भी वैल्यूज मेरे को गिवन है वो क्या है मेरी, 0, जो पूरा कंप्लीट 1 2 3 4 और उसमें इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद बोलता है 214 पे बोलता है लोड 218। 218 को लोड करो। 218 पे क्या दिया है, 9CE2।
9CE2, C का मतलब क्या होता है 12, E का मतलब क्या होता है 14 और 2 आपको पता ही है। इसको भी आप बाइनरी में लिखिए। बाइनरी में लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे बाइनरी में जब हम लिखेंगे 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 विल बी रिटन एज जैसे कि 1 0 0 1 1 1, C को 1100 और E को 1110 और 0 0 1 0, ठीक है 0 0 1 0। नाउ अब बोलता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, लोड कर दिया कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट किसको करना है, इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। जो 218 है, देखिए सीरीज वाइज चलते जाइए और जो जो आपके पास डाटा आता है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते जाइए। यही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो लोड किया है 2118 के ऊपर, तो एक्यूमुलेटर में करंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन है, 2118 पे जो डाटा था और 2118 पे क्या था, ये था। इसको बाइनरी में लिख लो आप, क्योंकि इसने हेक्सा में दिया है। अब इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 0 0 1 1 एंड 0 0 0 1 1 1 0 0। ये आ गया मेरा कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद बोलता है एंड कर दो इसको 217 के साथ। जो 217 पे करंटली एक्यूमुलेटर में डाटा था, इंक्रीमेंट करने के बाद जो डाटा आया था 217, उसको हम क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको इजिली चीजें क्लियर हो जाए। 217 में इंक्रीमेंट करने के बाद डाटा मेरे पास क्या आया था, ये थर्ड स्टेप पे जो मैंने डाटा लिखा है वो मेरा डाटा आया था। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको एंड कर दूंगी। और एंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे पास वैल्यू होती है सेम सेम, सेम सेम का मतलब क्या है, अगर मेरे पास है 1 1 है तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अदरवाइज तो मेरा क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। दोनों 1 है इट मीन्स ट्रू, अदर एक भी 0 है इट मीन्स वो क्या आ गया, फॉल्स। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड एंड गेट। ओके, तो एंड जब मैं 217 के साथ करूंगी, एक मेरी ये है, इसका और इसका मैंने क्या करना है, एंड करना है। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या आई है, ये आई है। इन दोनों को जब मैं एंड करूंगी तो ये देखिए, यहां लिख लेती हूँ मैं इन नंबर्स को 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 और 0 1 1 0। एंड निकालो इसका। जब मैं एंड निकालूंगी तो 0 है फॉल्स, 0 1 1 है तो ट्रू आएगी वैल्यू, अदरवाइज 0। सेम यहाँ 1, बाकी क्या हो जाएंगे 0 1 सॉरी 0 1 0 0। यहाँ क्या आ गया मेरा 0, ऑल 0, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसको वापस से हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। हेक्सा में कन्वर्ट आपको पता ही है, 4 4 का कॉम्बिनेशन देख लो। इसका मतलब क्या बना, 0। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 0 इसमें है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। ऑप्शन करेक्ट क्या बनेगा, नंबर 4। उसके बाद आगे भी मैच कर लेते हैं, 0 0 1 0, इसका मतलब क्या है 2, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 है इट मीन्स 1, इसका मतलब क्या हुआ 5, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वैल्यू क्या बनाई है मेरे पास 11 0, यहाँ 1 आएगा, ओके 1। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये है 0 तो इसका क्या है 1, ठीक है। सो दैट मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या बनी, यहाँ पे 11 0 1 का 0 1 0 1 0 1 0 1 के साथ किया तो वैल्यू यहाँ आएगी 5। लेट मी चेक, कॉम्प्लीमेंटेड स्टोर किया 0 1 0 1 0, कॉम्प्लीमेंट के बाद वैल्यू क्या आई है, राइट राइट, आफ्टर कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यू आई है, ठीक है। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। 2 को हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ हम जैसे मेरे पास 4 वैल्यू गिवन है,
4 को मैं कैसे डिनोट करूंगी, 0 1 0 0, इस तरीके से मैं डिनोट करूंगी। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डिनोट करना था, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे मैंने डिनोट करना है 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 जब मैं करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 0 1, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और जब मैं 0 1 0 1 का यहाँ पे 11 0 1 है और 0 1 0 1 का इसके साथ करूंगी तो ये मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। सो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, हेक्साडेसिमल में 0215। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एलपीपी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए एलपीपी का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा है एलपीपी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मैंने एलपीपी करवाया है उन्होंने 100% इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है, ओके, प्रॉपरली कवर किया है। तो देखिए आपके पास क्या है, एक मैक्सिमाइज फंक्शन दिया है जिसका z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 है। ये इक्वेशन दी है मेरे को कि जिसके बेसिस पे कांस्टेंट दिए हैं, तो हमें ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है इसे एलपी की या लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने स्कूल लेवल में भी अपने मैथ्स में किया होगा जब लीनियर प्रोग्रामिंग करते थे, कि आपको सिंपली ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, अगर मैं x1 की जगह पुट करती हूँ, पॉइंट मेरे क्या क्या हो सकते हैं, 0 4 और 2 0, ओके। जैसे हम ग्राफ में करते थे ना, 2x1 प्लस x2 है। अभी के लिए सिंपली इसको इक्वेशन लेके चलो, अगर मैं x1 को 0 कर दूं, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस x2 इक्वल टू 4, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। से मैंने इस तरीके से पॉइंट्स को पुट किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन, उसके पॉइंट्स मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट मैंने लिया 5 और 0, और दूसरा मैंने लिया 0 और 2.5, फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये क्या हुआ मेरा सेकंड इक्वेशन का, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, एक ग्राफ बनाऊंगी, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को क्या करूंगी, प्लॉट करूंगी। ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस। सभी को पता है ये चीजें। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगी, एक तो पॉइंट मेरा क्या है, ये तो मेरा 0 0 पॉइंट है, ये तो आपको भी पता है ये 0 0 पॉइंट है, इसको तो प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं। 1 2 3 4 5, सिर्फ आईडीए से आप प्लॉट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जब आप 0 और 4 को प्लॉट करेंगे, आपको पता है x मेरा 0 है और y मेरा क्या है, 4। 0 और 4 यहाँ आ जाएगा y के ऊपर, x 2 है, y 0 है, पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये 2 है, ये क्या है मेरा 0 है। लाइन क्या करूंगी मैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं हुई है, आप इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करूंगी। तो पॉइंट प्लॉटिंग के टाइम पे सेम आपको जैसे आपने स्कूल या कॉलेज लेवल पे मैथ्स में करते थे, उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी आपको अटेम्प्ट करना है। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए दूसरे पॉइंट लाइक 5 और 0, एक्स मेरा क्या है, 5 है, ठीक है। 5 और 0 इसको प्लॉट किया, x मेरा 0 है, y मेरा 2.5, मीन्स यहाँ पे आएगा 2.5। इस तरीके से जब मैं इसको करूंगी तो मेरे पास क्या आया, ये एरिया। अब इसमें जब मैं ऑप्टिमल की बात करूं, ऑप्टिमल मेरा हमेशा क्या आएगा, जो कॉमन पोर्शन आता है दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद, ये कॉमन पोर्शन है। तो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए कौन से पॉइंट्स बनेंगे, एक कॉर्नर। टोटल मेरे पास कितना बना है, ये पॉइंट बना है, यही बना है ना मेरे पास पॉलीगन शेप में। एक पॉइंट मेरा ये बनेगा, एक मेरा ये बनेगा, और एक मेरा ये बनेगा। इस पॉइंट्स की वैल्यूज मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आएंगे, x1 आएगा 1 और x2 आएगा 2, ठीक है। ये क्या आएंगे, पॉइंट 1 और 2,
बस यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको चारों पॉइंट्स पता चल गए ऑप्टिमल के, यहाँ पे इक्वेशन में मैक्सिमाइज इक्वेशन है ना, तो मैक्सिमाइज इक्वेशन में पुट कर दो आप 2x1 प्लस 3x2, इन पॉइंट्स को पुट कर दो। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 0 0 लूं तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएंगी, 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट 2 0 को पुट करूं, x1 की वैल्यू क्या पुट की 2, x2 की 0 करूंगी 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे पुट करती हूँ 1 और 2 को पुट करूं, x1 की वैल्यू क्या है 1 और 2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है ये, क्या आया मेरे पास 8। ये भी z है, ये भी z है, ये भी z। अब इसमें ये देखेंगे ऑप्टिमल कौन सा है। यहाँ पॉइंट क्या था 0 और 2.5, x1 0 था और ये क्या था 3 इंटू 2.5। सिंपल जो मैथ्स में हम करते थे वो था, आंसर इसमें क्या आया 7.5। अब चारों पॉइंट्स में इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा। अगर मिनिमम होता तो हम किसको उठाते, 0 0 को उठाते। इसने क्या पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम को ऑप्टिमल माना है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8। तो आंसर मेरा क्या आया, करेक्ट आंसर इज 8। तो अगेन ये भी एनटीए नेट का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा, जिसका 4th ऑप्शन है। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ऑफ बिट स्ट्रिंग गिवन बिलो बेस्ड ऑन द ऑर्डरिंग। 0 से 1 के बीच में कुछ ये वैल्यूज दे रखी हैं, बाइनरी वैल्यूज। तो ये क्या बताना है, इसका लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर बताना है। लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, सिंपली जो सिंपल आपका न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है उसी बिट्स का, उसी को बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2। आपने ये देखना है कि बिट्स आपकी 0 से 9 वैल्यूज होती है, वो बिट्स आपकी कैसे चलती है। सबसे पहले 0, देन 1 की वैल्यू आएगी, देन 2, काउंटिंग जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जिससे आपका करेक्ट आंसर क्या बना 2। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लोजेस आर अवेलेबल इन कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म। कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके के क्लॉजेस को यूज किया जाता है, कौन से अवेलेबल हैं। तो डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, डिसजंक्शन ऑफ वेरिएबल, कंजंक्शन ऑफ लिटरल और कंजंक्शन ऑफ वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर इज आई थॉट डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। आई हैव डाउट ऑन दिस क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कंजंक्शन ऑफ लिटरल। एक्चुअली इसका आंसर आएगा ए, और रेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल कंफर्म इट फ्रॉम बुक कि ये डिस्टिंक्शन होता है या कंजंक्शन होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। CF का यूनियन CF के साथ क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। इंटरसेक्शन है दो कॉन्टेक्स्ट का, वो कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट इसमें काम करता है। अगर लैंग्वेज क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इट कैन ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। ये सारी स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, कि जब दो कॉन्टेक्स्ट फ्री का यूनियन करते हैं तो उसका जो यूनियन आएगा दैट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री का यूनियन कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ करेंगे तो इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ही आएगा उसके अंदर। बट इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में उसका वाइस वर्सा एग्जिस्ट नहीं करता कि उसका इंटरसेक्शन आए तो वो क्या आए, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री आए। कॉम्प्लीमेंट करे जब वो आउटकम आए वो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री आए, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रीम्स एल्गोरिथम एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री दिया है आपको ये बताना है कि प्रॉपर मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसमें कौन सा बनेगा, कौन सा फ्लो इसके अंदर यूज होगा। तो प्रीम्स एल्गोरिथम क्या बोलती है, आपको वर्टेक्स को चेक करना है, सारे एडजेसेंट वर्टेक्स को कवर करते हुए जाना है। इसको बड़ा डिटेल में करेंगे। क्रुशिकल और प्रीम्स एल्गोरिथम होता है स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो प्रीम्स एल्गोरिथम क्या करती है, वर्टेक्स बेस होती है और सारे इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को क्या करना होता है, ट्रैवर्स करना होता है, सो दैट मिनिमम कॉस्ट भी लगे और सारे वर्टेक्स भी क्या हो जाएं, ट्रैवर्स हो जाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। देखिए कैसे होगा सी, ए से बी जाएगा, ठीक है, बी से कहाँ गया ये, सी गया,
सी से आई और सी से कहाँ गया, ये एफ गया, क्योंकि इसके एडजेसेंट सारे वर्टेक्स को क्या करेगा, कवर करेगा। एफ से उसके बाद क्या है, जी है, जी से उसके बाद क्या है, एच है। एच का एडजेसेंट कौन सा आ गया, एच के बाद एच के साथ एडजेसेंट जी ऑलरेडी हो चुका है, और सी का एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, डी है, और डी का एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, ई है। ओके, तो ये सारा क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिससे सारे के सारे क्या हो, वर्टेक्स क्या हो, कवर हो, कोई भी वर्टेक्स वहां पे पेंडिंग ना रहे। बट क्रूशिकल किसके ऊपर बेस होता है, एज के ऊपर। सारी एजिस को देख के और जो भी मिनिमम वेट होता है उस एजिस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिटेल में हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में इसको करेंगे कि कैसे प्रेम्स एल्गोरिथम किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डाटाबेस, आपने मैच करना है कि कौन सा जो सिंबल है किसका इसके अंदर आइडेंटिफाई करता है। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना, जब भी आपको मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं यू हैव टू गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन। डी ऑप्शन देखिए, सबसे पहले E1 है, यहाँ पे हमेशा आपको पता है ये किसका सिंबल है, पार्टिसिपेशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी मेरा हमेशा क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन ए रिलेशन। डी का जहां जहां आंसर 3 है उसके छोड़ के बाकी को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज, एलिमिनेट कर दिया था मैंने 1 को और इसको। अब उसके बाद ये देखना है, ये मेरे पास ए है, ये अब देखिए डबल इसके अंदर पोर्शन दे रखा, कैसे याद रखते हैं वीक एंटिटी को, कि उसको डबल बाउंड्री की जरूरत है। क्यों, क्योंकि वो वीक है, इसलिए ये क्या है, वीक आइडेंटिटी। तो ए का 2 ऑप्शन किस में है, ओनली 3 के अंदर। अगर सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस भी पता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेल कि आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये अगर सिंगल मेरे पास ये आ जाता है, ये सिर्फ की एट्रीब्यूट को दिखाता है, और अगर ये मेरे पास डबल में आ जाता है, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को शो करता है। सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट फ्रॉम कंपाइलर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म। बड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन था, क्योंकि तीनों ही इंटरमीडिएट कोड फॉर्म का पार्ट आता है। बट यहाँ पे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्वाड्र प्लस इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोड फॉर्म, क्योंकि सिंटेक्स ट्री भी है, 3 एड्रेस कोड भी है, पोस्टफिक्स भी है। जो 3 एड्रेस कोड है उसी के अंडर में क्या आता है, क्वाड्र प्लस आता है। मीन्स इसको आप बोल सकते हो पेरेंट, इसको बोल सकते हो इसका चाइल्ड। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस, आज की इस सीरीज में हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपको 2021 में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करें। पार्ट 4 में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद इट्स सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे भी बूस्टअप करती हैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम कंटेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसको मैक्सिमम इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।